अब इसकी लिमिटेशंस को अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि ये सिंपल जो एटम्स होते हैं, मतलब सिंपल एटम्स के मुराद ये है कि जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा या जो सिंगल आयनाइज्ड होंगे या डबल आयनाइज्ड होंगे, ये उन पर अप्लाई होता है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इज अप्लाई टू हाइड्रोजन लाइक आइंस। अब हाइड्रोजन लाइक आइंस का मतलब यहां पर दो चीजें लिखी जाती हैं। एक चीज ये कि जो सिंगल आयनाइज्ड होंगे उन पर अप्लाई होगा, जैसे हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, या डबल आयनाइज्ड जैसे लिथियम है, हीलियम है, ये उन पर अप्लाई होता है। इसके रिजल्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, या जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिनका स्पेक्ट्रम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, उस पर ये अप्लाई नहीं होता। तो सेकंड पॉइंट में ये लिखूंगा कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है कैन नॉट एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स एंड आइंस, कि जिन एटम्स और आइंस का स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्स होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता। क्लियर? तो इस पॉइंट को अगर आप पहले वाले पॉइंट के साथ कंपेयर करना चाहो तो हम वहां पर ये कहेंगे कि जिनका एटॉमिक स्पेक्ट्रा सिंपल होता है, सिंपल एटॉमिक स्पेक्ट्रा जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट वन, बोर एटॉमिक मॉडल ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था। बोर एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, ये एक्सप्लेन इसने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? ये आगे जाकर दो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जिनका हमारी बुक में सिर्फ नाम लिखा हुआ है। एक जीमैन इफेक्ट है और एक हमारा स्टार्क इफेक्ट है। तो डज नॉट एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रल लाइंस। और वो बेसिकली इफेक्ट क्या है? वो इफेक्ट दो पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ कि एक जीमैन इफेक्ट है, ये गालबन सिर्फ हमें केपीके की बुक में मिलता है और किसी बुक में नहीं, किसी एक बुक में है इन इफेक्ट्स के नाम और किसी भी बुक में इसके नाम नहीं है। और दूसरा जो इफेक्ट है वो स्टार्क इफेक्ट है। जो जीमैन इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जब ये स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में होंगी तो हमारे पास ये स्प्लिट कर जाएंगे, और स्टार्क इफेक्ट कहता है कि जब ये स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगी तो ये स्प्लिट कर जाएंगे। तो दोनों का जो ताल्लुक है, चाहे जीमन है या स्टार्क इफेक्ट है, इन दोनों का ताल्लुक स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के साथ। तो मींस जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो बेसिकली स्प्लिट कर जाती हैं मल्टीपल लाइंस के अंदर। ये बोहर ने किसी भी अपने पॉस्टुलेट में एक्सप्लेन नहीं किया था, इनको एक्सप्लेन फिर जीमैन और स्टार्क ने किया। जीमैन एक्सप्लेन करता है उन स्पेक्ट्रल लाइंस के स्प्लिटिंग को जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, और स्टार्क एक्सप्लेन करता है उन स्पेक्ट्रल लाइंस के स्प्लिटिंग को इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चंद एक लिमिटेशंस आपके पास आती हैं जो आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि हमारे पास कहाँ पर जो ये मॉडल है आपके पास बोर एटॉमिक मॉडल, ये अप्लाई नहीं होता। तो सिंपल एटम्स के लिए अप्लीकेबल है लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए अप्लीकेबल नहीं है, स्पेक्ट्रम के लिए अप्लीकेबल नहीं है। उन स्पेक्ट्रल लाइंस का के ऊपर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है उसको भी हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किसी भी अंदाज से नहीं करता। तो ये बच्चे आपके पास टॉपिक जो अब बोर मॉडल का है वो हर तरह से कंप्लीट हुआ। जो फर्स्ट लिमिटेशन, मैं दोनों पॉइंट बता, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये सिंपल एटम्स पे अप्लाई होता है जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होंगे, दो होंगे। हाइड्रोजन जो बोर एटॉमिक मॉडल है उसको एक्सप्लेन करता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स है, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता है, कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं करता। जिनके नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उनका जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम बनेगा वो भी इतना सिंपल नहीं बनेगा जितना हम हाइड्रोजन का देखते हैं, क्योंकि बड़ा जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाता है तो ये चीज़ ऑब्जर्व होती है, जो हमें सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन नजर आ रही होती है वो बेसिकली मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं, और कि बोर के मॉडल में ये कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। अब आ जाए एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ। एनर्जी वाला पॉइंट बच्चे मैंने कहा कि आपको जितने भी ये ऑर्बिट्स हैं 1 2 3 4 5 या एनर्जी लेवल्स हैं, आपको इनकी एनर्जी पता होनी चाहिए। अब एनर्जी पता होनी चाहिए का मतलब ये है कि इनकी वैल्यूज, जैसे ग्राउंड स्टेट है तो उसकी एनर्जी 13.6, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3.4, सेकंड की 1.5, इस तरह से। इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये कि जहां पर इन वैल्यूज से हमें ये समझ आती है कि जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता है इनके दरमियान डिफरेंस कम होता है, हर दो के दरमियान 10.2, 1.9, 0.7, 0.3। हमें इन वैल्यूज का फायदा ये भी होता है कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि किन दो लेवल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करे तो एनर्जी ज्यादा होगी, किन दो के दरमियान ट्रांजिट करे तो एनर्जी कम होगी, हम इनका आंसर भी तभी दे पाएंगे जब हमें वैल्यूज पता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि इलेक्ट्रॉन अगर 5th से 3rd में आता है
इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ से कहां पर आए, थर्ड में आए, तो फिफ्थ की एनर्जी 0.5 है, थर्ड की एनर्जी 1.5 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास फोर्थ से सेकंड में आता है, तो फोर्थ की एनर्जी -0.8 में लेता हूं, सेकंड की 3.4, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 2.6 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से 2 में आने में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी फोटोन की, और 5 से 3 में कम होगी। फिर इसी तरह 3 से 2, 1.5 और 3.4 का डिफरेंस 1.9, या एनर्जी डिफरेंस 1.9 है। तो मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास किन दो के दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, किन का कम, और तभी पता चलेगा जब हमें वैल्यूज का पता होगा। एक्साइटेशन पोटेंशियल जो हमारे पास है वो सिंपल एनर्जी हमें गिवन है। एनर्जी जैसे ये जो एनर्जीज हैं, ये आपके पास क्या है, एक्साइटेशन एनर्जीज है। इनके साथ आपने चार्ज को डिवाइड कर देना, आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल किसके इक्वल है, एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। तो एनर्जी की वैल्यू को चार्ज से डिवाइड करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।